हिंदुइज्म में जातिवाद क्यों है? ये साबित करें कि वो जातिवादी क्यों हैं। अगर नहीं है तो वो भी साबित करें कि जातिवाद नहीं है। और अगर वो ये मानते हैं कि जातिवादी हैं, जातिवाद है, तो फिर हिंदू कहने की क्या ज़रूरत है? खुल के खेलें ना कि हम इस जाति के हैं। हिंदू कहने की किसके लिए हिंदू कहलाया जा रहा है? अकबर के लिए? तो सवाल यहाँ पे ये है कि हिंद इतना जातिवादी क्यों है? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए देर ना करते हुए कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी ब्राह्मणवादी खुद को आस्तिक या नास्तिक कहे या फिर अग्नोस्टिक, वो जातिवादी या नफरती है या नहीं, जांचने का एक तरीका है। उससे निम्न 5 प्रश्न पर बात करें। अगर वो जातिवादी हुआ तो उसके भीतर छुपा जातिवाद सामने आ ही जाएगा। प्रश्न नंबर 1, भारत चूंकि जाति प्रधान देश है, तो सभी जातियों को उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सभी क्षेत्र, गवर्नमेंट और प्राइवेट में रिप्रेजेंटेशन और संसाधन मिलने चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध चूंकि पहले तार्किक व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को मास स्केल पर उस समय तर्क करना सिखाया जिस समय इंसान सभ्य समाज क्या होता है सोच भी नहीं सकता था, तो उस बुद्ध पर उसके क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्राह्मण ग्रंथों से चूंकि SC, ST, OBC लोगों को धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से कमतर कर ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित किया गया है, उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों पर तत्काल बैन लगना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जातियों को आपस में रोटी बेटी संबंध रखना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी मंदिर जो सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों और बौद्ध महाविहारों, मठों पर ब्राह्मणों के कब्जे को तत्काल निरस्त कर उसे बुद्धिस्ट संग्रहालय बना टूरिस्ट स्थल में घोषित करना चाहिए या नहीं। ये 5 प्रश्न लिटिमस टेस्ट की तरह जो नास्तिकता और अग्नोस्टिक के खेल में छुपे हुए सभी ब्राह्मणवादियों की पोल खोल देंगे। तो साथियों, जब भी आपको ऐसे लोगों से मतभेद हो और वे अपने आप को नास्तिक बताए, तो आप उनसे ये 5 प्रश्न पूछिए और पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी जातिवाद कूट कूट के भरी हुई है। हाँ जी विक्रम, आपको डिबेट करना है? नहीं, मेरे के प्रश्न है मेरे पास। अच्छा, पूछ लीजिए, पूछ जी। लीजिए। हाँ, कुछ लोग बोलता है सातवाहन का पहला इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ बोलता है। मैंने इमेज देखा, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन संस्कृत जैसे नहीं लगता है मेरे को। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, जरा बोल। और एक प्रश्न है, सातवाहन के बारे में ये विष्णु पुराण और वायु पुराणम भी बोलता है, इसमें सच क्या है, गलत क्या है, जरा बोलता है। देखें, विष्णु पुराण और महापुराण ये सब तो फर्जी नौटंकी है। ये तो बेवकूफों की लिखी हुई बेवकूफी है। इसमें कुछ भी नहीं है इतिहास का। इसमें अगर आप कुछ मिलेगा भी ना, कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा तो बहुत ही डिस्टोर्टेड वर्जन मिलेगा। उसमें हकीकत आपको कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सबसे रद्दी फालतू किताबें हैं। इनमें कुछ भी ऐतिहासिकता नहीं है। और इसमें अब बताइए, अंग्रेजों की चर्चा है, मुगलों की चर्चा है। आप खुद सोचिए, जिन किताबों में अंग्रेजों और मुगलों की चर्चा है, क्या वो किताब आपको कुछ सही चीजें बता सकती हैं? भविष्य पुराण में मैंने देखा है इसके बारे में। भविष्य पुराण नहीं, आपको भागवत पुराण में भी, आपको भागवत पुराण, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, उसमें भी आपको अंग्रेजों की चर्चा है। यह मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। तो जिन किताबों में इसकी चर्चा है वो कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, सतवाहन जो हैं, इस इंस्क्रिप्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो सतवाहन का काल जूनागढ़ का अभिलेख पहली और दूसरी सदी के बीच का है। जी। लेकिन सतवाहन जो हैं वो ईसा से भी पहली सदी पहले, दूसरी सदी पहले के लोग थे। जब सांची का स्तूप बन रहा था तो सतवाहन शासक ने उस पे एक पूरा गेट बनवाया था और उसका नाम लिखा हुआ है, सतवाहन शासक का।
सांची के स्तूप पे। और सांची के सांची का स्तूप में। स्तूप, हाँ, सांची का स्तूप ईसा से भी 100-150 साल पहले बना हुआ है। हम्म, उसी सांची के स्तूप पे शुगन राजे का भी इंस्क्रिप्शन है। सुगुन। सुगन राजे, जिसको ये लोग सुंग सुगन। बोलते हैं। हाँ, जिसको ओ, ये लोग सुंग बोलते हैं। हाँ, वो भी 4 गेट होते हैं ना। बुद्धिज्म जो है हमेशा 4 दरवाजे बनवाता है। तो 4 दरवाजे जब बनाता है तो उन 4 दरवाजों में से जो बड़े-बड़े राजा होते हैं वो एक-एक दरवाजा बना लेते हैं। तो एक शुगन राजे ने बनवाया था, एक सतवाहन ने बनाया था। अब ये बताइए, क्या आप सुगन राजे सतवाहन जो है उसका बनाया हुआ एक भी मंदिर आपको पता है? जी, मेरे को नहीं पता, उसके बारे में आइडिया नहीं। तो इसी से आप सोच लीजिए कि जब आपको उसका बनाया हुआ एक भी मंदिर नहीं पता है, लेकिन उसका बनवाया हुआ सांची का स्तूप आज भी खड़ा है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिस्ट किंग था? हाँ जी। हाँ, और जहाँ पे सांची का स्तूप है वहीं बगल में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। अब ये सारे लोग किस भाषा में लिखवाते थे? तो यहाँ देखिए लैंग्वेज क्या है, प्राकृत। हाँ, प्राकृत। और 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी बीसी, ईसा से 100, 150, 200 साल पहले प्राकृत लैंग्वेज थी। इसके ऊपर भी ये देखिए, ये शुगन राजे का भरहुत बुद्धिस्ट पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ शुंगा, ये भी प्राकृत है। ये भी 2री और पहली सदी पहले की है, सब प्राकृत लैंग्वेज में है। तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो तो ईसा से 150 साल बाद का है ना। जी। तो जब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ईसा से 150 साल बाद का है और वही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पर सम्राट अशोक का भी इंस्क्रिप्शन है। हाँ जी। हाँ, यस। अब ये सोचिए कि जब वहां पे पहले से सम्राट अशोक का है और कोई वहां पे संस्कृत, कोई कह रहा है कि संस्कृत का लिखवा दिया है, तो ये बताइए कि उसी चीज पे वो क्यों लिखवाएगा भाई? कभी आपने ऐसा देखा है कि ब्राह्मण जो है वो कहेगा कि बुद्धिस्ट का है, चलो बुद्धिस्ट का रहते हैं, हम भी इसमें जाते हैं, ये भी हमारा है? वो तो सीधे सीधे कब्जा करता है ना। वो तो पूरा कहता है कि पूरा का पूरा हमारा है। वो काहे वैसे छोड़ देगा? वो तो वहां पे तब छोड़ेगा जब किसी को ये कहेगा कि ये हमारे पुरखे थे, हमारे समय में थोड़ी भाषा बदल गई है, अब हम अपनी दूसरी भाषा में दूसरी लिपि में लिख देते हैं, ये हमारे पुरखे थे, उसके नीचे हम भी लिखते हैं। जी, समझ रहे ना? तो ये चीज होता है ना वहां पे। तो वो संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में होता भी तो वो बुद्धिस्ट लेखक ने लिखवाया है ना। उसका जो राजा था वो बुद्धिस्ट था। रुद्रादामन ने अभिलेख लिखवाया था। और रुद्रादामन कौन है? रुद्रदामन जो है एक बुद्धिस्ट किंग है, बुद्धिस्ट शक राजा है। जी, हाँ, बुद्धिस्ट का है वो। तो ये बताइए कि बुद्धिस्ट राजा जब कोई लैंग्वेज लिखवा रहा है तो अब लैंग्वेज यहाँ मायने नहीं है ना। यहाँ पे एक सबसे बड़ा गेम क्या खेला गया है, ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचार किया कि संस्कृत भाषा है तो इसका मतलब कि ब्राह्मण का हो गया, ब्राह्मण का। हाँ, कभी उसने भारतीयों को सही इतिहास नहीं पढ़ाया किसी भी लेखक ने। आप यही देख लिए, चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, किसी भी ब्राह्मण लेखक ने ये नहीं दिखाया कि भाई ये देखिए, ये एक और इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ ईसा की पहली सदी मथुरा में, जहाँ पे ये लोग कृष्ण का बताते हैं। वो इंस्क्रिप्शन देखिए, मथुरा, ये देखिए, द मथुरा वोटिव टेबलेट ऑफ द टाइम ऑफ सोडसा, ईयर 72 AD 15, पहली सदी का इंस्क्रिप्शन है। और लैंग्वेज देखिए क्या है इसका, लैंग्वेज प्राकृत। अब बताइए, ईसा के पहली सदी में मथुरा में इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, वोटिव मतलब समझते हैं? वोटिव टेबलेट, जिसको ये लोग शिवलिंग बोलते हैं। अब वोटिव मतलब बुद्धिस्ट का मन्नत वाला स्तूप, समझ रहे ना? बुद्धिस्ट का जो मन्नत, जिसको ये इसीलिए वोटिव, शिवलिंग नहीं लिखा है, क्या लिखा है? वोटिव। इसी वोटिव स्तूपा को ब्रह्मनिज्म जो है वो कहता है शिवलिंग कहता है। लेकिन चूंकि प्राकृत लैंग्वेज में है तो उनका मुंह बन जाता है। जहाँ पे नहीं कुछ लिखा रहता है वहां तुरंत पिताजी कह देगा कि तो शिवलिंग है, हमारे शिव जी का लिंग है, तुरंत चिल्लाना शुरू कर देगा।
लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है तो ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। देखिए ये सब लिखा हुआ है, हरिति पुतस लिखा हुआ है, महाक्षत्रपस सुरासने वत्सरे 70, समय पीरियड भी लिखा है कौन से संवत में। फिर ये भी लिख दिया है कोछीय अमोहिनीय सहा पुत्रेणी पाल घोषेण पोठा घोषेण धन घोषेण आर्यवती पति स्थापिता प्रिय। अब देखें आर्य शब्द भी आ गया है, तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट का शब्द है, अब प्राकृत में है। हाँ, अरहतो नमः अरहतो वर्धमानस, अरहत भी लिखा हुआ है। अब इन पे कोई चीज चल ही नहीं पाता है कि ये उसमें अपना पिताजी घोषित कर सके, क्योंकि ये लैंग्वेज ही प्राकृत का है। तो ये इन लोगों का है। इवन अब देखें यहाँ पे फिर से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ सोडसा। इसको क्या कहा जा रहा है? प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। अब इसमें जो है इसको कह रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। भाई एक बात बताइए कि अभी तो प्रॉपर प्राकृत मिला जी। अभी। हाँ, एक प्रश्न है, प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत बोले तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मिला जुला है, मिश्रित है। ओके ओके, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये कह रहे हैं कि मिश्रित है। मिश्रित कहने का मतलब कि अभी सम्राट अशोक के समय प्राकृत ही प्राकृत थी, अभी पहली सदी में भी प्राकृत थी, दूसरी सदी पहले भी प्राकृत थी। अभी क्या हुआ पहली सदी में दूसरी सदी में कि थोड़ा सा ना एक और लैंग्वेज का हमको आभास लग रहा है, संस्कृत का भी हल्का सा प्राकृत में आभास लग रहा है। अब ये बताएं कि पहले से संस्कृत होता तो संस्कृत उसके पहले भी मिलता ना, इंडिपेंडेंट कोई लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे हाँ बोलिए आप। मेरे को ऐसे लगा अशोका 13th इंस्क्रिप्शन में भी शातवाहन के बारे में लिखा हो, उसमें 13th इंस्क्रिप्शन में, रॉक इंस्क्रिप्शन में अशोका की। मेरे को डाउट आया, अरे कैसा हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं शातवाहन में, ऐसा बोले के आए लाइव पे। मतलब आप सीधा देखिए ना कि अगर उसने मंदिर तो मिलना चाहिए था उसका। हाँ जी, कोई भी नहीं मिला। देखें फिर से यहाँ प्राकृत लैंग्वेज मिल गया, पहली सदी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पत्रिका। तो इनका तो पहली सदी में जितने इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं सब के सब एक प्योर संस्कृत का तो मिल ही नहीं रहा। ये देखिए 28 नंबर, ये खरोष्टी लिपि में फिर से प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल गया प्राकृत में। ये 80 पहली सदी का है ये भी। तो ये बताइए पहली सदी तक भी इनका संस्कृत का नामो निशान नहीं, प्लस जिसको ये कह रहे हैं वो भी एक बुद्धिस्ट राजा है, रुद्रदामन। पूरा का पूरा झूठ है। लेकिन IAS IPS में कोचिंग में भी ये बोलता है, वो संस्कृत का इंस्क्रिप्शन बोलता है ज्यादातर लोग। मेरा तो मन अब ये बताइए ब्राह्मण को तो आप कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए वो तो जातिवाद ही फैलाएगा ना, वो तो झूठावाद फैलाएगा। अब ये देखिए ईयर 122 कुशाना किंग, कुशाना पीरियड है, और ये भी कौन सा लैंग्वेज लिखवा रहा है? प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत देख लीजिए ना, सीधे लैंग्वेज प्राकृत। आप ये सोचिए, हाँ ये बताइए कि ईयर 122 पहली दूसरी सदी की बात चल रही है और तब भी प्राकृत ही लैंग्वेज कुषाण। और ये कहते हैं कि कुषाण के समय में शंकर भगवान, देखो उसके क्वाइन में शंकर भगवान हैं, नंदी बैल है, वो तो शिव को मानता था, शिवलिंग मानता था। भैया उसको संस्कृत तक नहीं आती थी। तुम्हारा शिव शिवलिंग मानता था, उसको संस्कृत ही नहीं आती थी। तो ये इतने कपोड़े लोग हैं कि अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं है। वो कितना भी पढ़ लिख ले, किसी भी पोस्ट पे बैठ जाए, उसमें न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर होता ना, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, वो सब अभी तक भारतीयों में ये गलतफहमी होती ही नहीं। एक भी पूरे भारत में एक भी व्यक्ति को आप ये बता दीजिए जो ये कहे कि मैंने अपनी पूरी एजुकेशन इतिहास का पढ़ लिया और मैं ये मानता हूँ कि संस्कृत बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी। क्या कोई भी व्यक्ति संस्कृत का मतलब ब्राह्मण का समझता है? यही समझता है ना। हाँ जी, संस्कृत बोले तो उसका ब्राह्मण का बोलता है, ब्राह्मण का। तो ये गलतफहमी इतिहास में से लोगों में किसने दी है, आप ही बताइए। जी, और एक बोलो सर, मैंने नहीं, ब्राह्मण ने दी है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये गलतफहमी कि संस्कृत का मतलब कि ब्राह्मण है, ये गलतफहमी किसने पैदा की है? सारे प्रोफेसर, एजुकेशन सिस्टम पे ब्राह्मण का हाथ था, लिखना पढ़ना सब वो करवाता था, तो झूठा प्रोपोगेट क्यों करवाया? अब आप ये बताइए,
पहली सदी के जितने इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, दूसरी सदी उससे पहले के इंस्क्रिप्शन सब प्राकृत में मिल रहे हैं, पाली हाँ प्राकृत जी। में। तो संस्कृत कैसे हमारी पुरानी थी, और जब इन्फ्लुएंस भी आ रहा है संस्कृत का, तो भाई वैदिक संस्कृत का इन्फ्लुएंस आना चाहिए ना। हाँ जी, ये लेकिन होना चाहिए। हमारा तो ऋग्वेद पुराना है, उपनिषद पुराना है, तो हाँ हमारे यहाँ ना वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत से प्राकृत आया, तो इन्फ्लुएंस आना चाहिए कि वैदिक संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड ऑन इन्फ्लुएंस प्राकृत। हाँ, इन्फ्लुएंस ऑन प्राकृत। तो प्राकृत। आ रहा है कि प्राकृत का इन्फ्लुएंस है संस्कृत पे, ये काहे हो रहा है फिर? आप बताइए। जी, अब मतलब अभी मेरे को वैदिक समझ संस्कृत से, हाँ हाँ, वैदिक संस्कृत से संस्कृत आना चाहिए, तो ये प्राकृत से काहे संस्कृत आ रहा है, आप ही हाँ बताइए। जी, पूरा का पूरा ये गलत बोलता है वो ये अभी पूरा तक। इन लोगों ने झूठा इतिहास खड़ा करके अब बर्बाद कर दिया है इस देश हाँ, को। सभी बर्बाद करने देश को। में ये देखिए 134 ईयर कालवान कॉपर प्लेट फिर से ये प्राकृत में है, देख लीजिए ना। कालवान, हाँ जी। मैं इतने सारे इंस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ आपको, सब प्राकृत में है, पहली दूसरी सदी तक। और जिसको ये संस्कृत कहते हैं वो भी क्लासिकल संस्कृत नहीं है। ये देखिए फिर से एक ईयर 136 में तक्षशिला में मिल रहा है। ये तक्षशिला में अपना पिताजी बताते हैं कि इनके हाँ, पिताजी तक्षशिला में चाणक्य पढ़ाते थे। अब बताइए वहाँ हाँ जी। संस्कृत में मिल रहा है पहली दूसरी सदी में इंस्क्रिप्शन। प्राकृत। तो ये फर्जी जो ये चुटियाधारी वाईफाई एंटीना वाला जो चाणक्य खड़ा किए हैं वो ईसा से 400 साल पहले प्राकृत में लिखता था क्या वो? जी नहीं, मतलब संस्कृत तो उधर अभी मिल ही नहीं रहा है, उसके तो मरे हुए अगर मान ले कि ईसा से 300-400 साल पहले था, तो ये तो हम पहली और दूसरी सदी की बात कर रहे हैं। 500-600 साल बाद भी अभी संस्कृत का नामो निशान नहीं है। नहीं बताइए लिखता किस में था वो? प्राकृत में। मतलब क्या झूठा प्रोपेगेंडा ये लोग खड़ा करते। ये देखिए ईयर 187 और इसमें भी प्राकृत ही लैंग्वेज अभी मिल रही है, लैंग्वेज में देख लीजिए। ये है कल्टासे, लद्दाख और कश्मीर में देख लीजिए, लद्दाख कश्मीर उधर को भी। हाँ कश्मीर, जहाँ पे ये कश्मीरी पंडित किए हैं, वहां पे भी पहली दूसरी प्राकृत चल रही है, देख लीजिए। ये फिर से प्राकृत ईयर 191 आ गया, देख लीजिए। तक्षशिला का सिल्वर वेस इंस्क्रिप्शन प्राकृत ही अभी चल रही है। ये देखिए अब यहाँ पे सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का। अब सारनाथ में आप आइए, हाँ अब सारनाथ तो कनिष्क का है, बुद्धिज्म का है। ये ऊपर लिख दिया सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या लिखता है? प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। अब जब संस्कृत की बात आई ना कि इन्फ्लुएंस की, तो ये भी जो लेखक है ये बुद्धिस्ट का है, ध्यान दीजिएगा। ये बुद्धिज्म का है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या, हाँ ये देखें, वाराणसी भगवतो च, बुद्ध की बात आ रही है, भगवत की बात आ रही है। भगवत बुद्ध को कहते हैं। 3 नंबर पढ़ेंगे तो देखिए त्रिपिटक का नाम आ रहा है। हारिष्य भिक्षुस्य, भिक्षु की बात आ रही है, भिक्षुस्य बलस्य त्रिपिटकस्य बोधिसत्वो छत्र यष्टि। यहाँ बोधिसत्व की बात आ गई, भिक्षु की बात आ गई, और हरि की बात आ गई, और त्रिपिटक की बात आ गई, देख लीजिए। तो जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस्ड बता भी रहे हैं दूसरी सदी में कि संस्कृत अभी कंप्लीट संस्कृत नहीं आई है, अभी इन्फ्लुएंस ये बता रहे हैं, वो भी तो बुद्धिस्ट का है, वो भी तो बुद्धिस्ट का है ना, ये भी तो देखिए। और 7 नंबर में तो सीधे सीधे लिख दिया है बुद्ध मित्रये त्रिपिटक, बुद्ध मित्रये त्रिपिटक, दोनों बुद्ध का भी नाम आ गया, त्रिपिटक का भी नाम आ गया। तो जहाँ ये संस्कृत बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी तो बुद्धिस्ट का निकल रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। वो बार बार संस्कृत को मिक्स करता है इन लोगों ने। देखिए फिर हाँ, अब ये भी पहली दूसरी सदी का है, ये भी प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। अभी भी इनका संस्कृत नहीं है, अभी इन्फ्लुएंस ही खोज रहे हैं ये, ठीक है। ये देखिए ईयर 11, इसमें भी प्राकृत इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत कहीं नहीं आ रहा है ना, इनका है ही नहीं। सब बुद्धिस्ट का है, ये सब बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन है ये। अब बुद्ध का चित्र है और लिखा हुआ है कि बुद्ध का चित्र है। ये बताइए आज तक इन्होंने एक जगह कहीं भी ये चीज दिखाई है कि इनका कोई विष्णु है, शिव है, और वहां पे लिखा हुआ है कि ये शिव है और ये हिंदू की मूर्ति है? कहीं भी, या विष्णु है और ये ब्रह्मनिज्म की या हिंदू की मूर्ति है, कहीं एक जगह
लेकिन बुद्धा का तो मूर्ति है और लिखा हुआ है मूर्ति है। वहाँ पे कि बुद्ध का है हाँ और त्रिपिटक जी। का है, सब लिखा हुआ है। बताइए। लिखने में वो बोलता है ये शिव का, विष्णु का बोलता ये देखिए ईयर 18 पहली दूसरी सदी है। का, ये पंजाब का इंस्क्रिप्शन रावलपिंडी, मतलब आज पाकिस्तान में चला गया, ये भी प्राकृत में है। हाँ, ये भी प्राकृत में लिखा हुआ मिल रहा है, प्राकृत में लिखा हुआ। तो ये पूरा हमारे पास सारे सोर्सेस हैं, सारे एविडेंस हैं जो एकदम खुल के बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने झूठा इतिहास गढ़ा है और सब में ना पढ़ा लिखा ब्राह्मण और ज्यादा वो है, धूर्तता फैलाने में आगे रहा है। अनपढ़ तो चलो आप कह देंगे कि अनपढ़ है, गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बेवकूफ है। लेकिन पढ़ा लिखा ब्राह्मण जब गलतफहमी फैलाया है तो इससे शक होता है, डाउट होता है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। जी, इतना सारा एविडेंस हुए ना तो वो बोलता है, रॉन्ग प्रोपेगेंडा करता है मेरे जैसे लोगों पर, इवन एंट्रेंस एग्जाम के लोगों पर, यूथ पर भी वो झूठा इंफॉर्मेशन दिया पड़ता है वो लोगों को। मेरे को मन में बहुत सवाल आ गए हैं, कैसा वो संस्कृत हो सकता है। एक बार जी, और एक पाणिनि किस पीरियड का है सर? बोलता है पाणिनि, वो देखें बोलता है जी, पाणिनि जो है, पाणिनि को ये कहते हैं कि उसने संस्कृत का आविष्कार किया था, यही कहते हैं ना जी। और उसका बताते हैं कि वो जो अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है, इन्हीं के गंधार क्षेत्र में रहता था, वहीं पे उसका जन्म था। जी, अफगानिस्तान। ठीक है। अब हमने आपको दिखाया सबूत कि वहाँ के जितने इंस्क्रिप्शन मिले पहली सदी के भी, वो सब प्राकृत के हैं, इवन पहली सदी के भी। जी। अब आप खुद सोचिए कि अगर उन क्षेत्रों में पहली सदी से पहले, अगर पहली सदी से पहले पाणिनि था, तो उन क्षेत्रों में उसके व्याकरण से संबंधित भाषा भी होनी चाहिए थी। जी, लेकिन ऐसा नहीं मिला। नहीं मिलता। जब आप ये कितना भी कागज पे गपूड़ लें, वहां मैंने अभी आपके सामने कम से कम 10 इंस्क्रिप्शन दिखाए जो पहली सदी के हैं और जिन पे इन्फ्लुएंस संस्कृत का बताया जा रहा है दूसरी सदी का, वो सारनाथ और मथुरा, मतलब भारत के भीतर के हैं। गंधार क्षेत्र में मनसेहरा का मैंने दिखाया पहली सदी का, वहां पे भी अभी प्राकृत ही है पहली सदी में। तो ये बताइए कि अगर वो ईसा से 500 साल पहले पाणिनि था, तो क्या अपने मुंह में चूहे का बिल बना के भीतर घुस के व्याकरण रचा था क्या, कि अगल बगल के वहां के लोगों को किसी को पता ही नहीं था? और उससे भी बड़े बड़े विद्वान कोई और रहा होगा जिसकी वहां पे चलती थी, उस भाषा में लोग लिखवाते थे और उसको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि वो चूहा का बिल खुद के भीतर घुस के बैठा था। कोई जानता ही नहीं था उसके व्याकरण को। कोई नहीं जानता वो लोग। ओके सर। तो लेकिन कुछ लोग लेकिन कुछ लोग बोलता है वो पाणिनि क्या यूनिवर्सिटी है, फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बोलता है लोग ने। नहीं, नालंदा में नहीं बोलते हैं, सब तक्षशिला बोलते हैं। तक्षशिला, सॉरी, तक्षशिला। नालंदा को तो बोलते हैं कि गुप्त, ये तो नालंदा को गुप्त काल में बैठाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना? गुप्त काल में ई लोग, हम लोग नहीं बैठाए हैं, ई लोग बैठाए हैं। अब ये देखिए ईयर AD 99 AD, मतलब समझ रहे हैं, पहली दूसरी सदी। अब मैं आपको जहाँ का वो था पाणिनि, वो उसके जगह का दिखाता हूँ। इवन दूसरी सदी में भी वहां पे संस्कृत का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये देखिए प्रॉपर प्राकृत है और लिपि वहां खरोटी थी। ये देखिए कुर्रम कॉपर कास्केट इंस्क्रिप्शन शका ईयर 21 AD 99, यानी कि 99 यानी कि पहली दूसरी सदी हो गया। और ये कुर्रम नियर पेशावर, देखिए पेशावर में, पाकिस्तान आज का जो है, जो जहाँ पे पाणिनि का जन्म स्थान माना जाता है, आज के जो गंधार इलाके हैं उन्हीं के तरफ माना जाता है। ये वेनसोंग ने लिखा है। तो ये बताइए कि पहली सदी में भी, पहली दूसरी सदी में भी वहां पे प्राकृत चल रही है, तो भैया ये व्याकरण कौन सी भाषा में रचा था? प्राकृत में रचा था क्या? जी, प्राकृत में।
हुँ। बताइए, थैंक संस्कृत में बोल रहे हैं, सबकी संस्कृत रच दिया। फिर ये बिना व्याकरण के ये वेद उपनिषद कौन-सी भाषा में लिखते थे भाई? हैं? वेद जब अ, संस्कृत थी ही नहीं, पहली सदी तक संस्कृत ही नहीं थी। पहली सदी में भी अभी इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, अभी कह ही नहीं रहे हैं कि यस, संस्कृत है। मतलब एक होता ना, पहले कह देते कि संस्कृत है, इन्फ्लुएंस तो तब मानते हैं ना। जैसे कोई हाँ, बच्चा बोल रहा है तो कोई कह देगा कि आप में ना थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस आ रहा है उस देश का, उस टोन का। इन्फ्लुएंस की हुँ, बात कर रहे हैं, अभी कह नहीं रहे कि लैंग्वेज है संस्कृत प्रॉपर, ठीक हाँ है? जी, और दूसरी हाँ, चीज़ कि एक तो प्रॉपर उसके बाद से संस्कृत आएगा, संस्कृत बाद से क्लासिकल संस्कृत आएगा ना। अभी तो क्लासिकल हाँ, संस्कृत बहुत दूर की चीज़ है, अभी तो संस्कृत नहीं बता पा रहे हैं। तो कहाँ से कौन-सा वेद उपनिषद ही पहले से लिख के बैठे थे? सोचिए। हाँ जी। ठीक है फिर, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू। Really, I thankful to you, sir. I got wonderful information from you. Thank you. हुँ। ओके, This ओके, is थैंक यू। really, I thought good. Thank you, sir. Anyway. हुँ। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए धमाकेदार जानकारियों के साथ। नमो बुद्धाय।